नमस्कार, मैं दुर्गा प्रसाद। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक ठाक होंगे। आज की जो कहानी है ये झारखंड प्रदेश की है। झारखंड प्रदेश का एक जिला पड़ता है जिसका नाम है रामगढ़, और रामगढ़ जिले का एक थाना है उसका भी नाम है रामगढ़। तो इसी रामगढ़ थाना के अंतर्गत एक बस्ती है जिसका नाम है पतरातू बस्ती, यानी गांव है। और इसी गांव के अंदर जो है एक मोहल्ला है जिसका नाम है विद्यानगर। और इसी विद्यानगर मोहल्ले में जो है एक अशरफी प्रसाद नाम के व्यक्ति रहते थे अपने परिवार के साथ। छोटा सा परिवार था उनका, परिवार में ज्यादा लोग नहीं थे, एक हिसाब से 3 लोग रहते थे, यानी अशरफी प्रसाद जी स्वयं और उनकी पत्नी सुशीला देवी और एक नतनी साथ में रहती थी छोटी सी। अशरफी प्रसाद जी जो है ये रेलवे में जो है जॉब करते थे, लेकिन अब रिटायर हो चुके थे, यानी रिटायर रेल कर्मी थे। तो यानी 60 साल के ऊपर की एज थी, बुजुर्ग थे। इनकी पत्नी जो सुशीला देवी थी, इनकी एज भी 60 साल के प्लस में ही थी, 60-61 साल के आसपास में थी। परिवार में से 3 लोग, पति पत्नी और एक नतनी, ये लोग साथ में रहते थे। तो बात 30 मई की है, 30 मई 2024 की जो है बात है। उस समय क्या है, जो अशरफी प्रसाद जी थे ये 3 ही लोग रहते थे, लेकिन 30 मई की बात है, उसके 2 दिन पहले अशरफी प्रसाद जो है ये अपनी नतनी को साथ में लेकर कोलकाता किसी कार्य से गए हुए थे। तो उस वक्त यानी 30 मई को इनकी पत्नी सुशीला देवी जो है घर के अंदर अकेली ही थी और कोई नहीं था। तो 30 मई को दोपहर के समय की बात है, दोपहर में वही 12-1 बजे 2 बजे के ही आसपास की बात है। इनके घर के अंदर से धुआं निकलता है, तेज धुआं निकलता है। अब जो आसपास के लोग होते हैं, मोहल्ले के लोग होते हैं, वो देखते हैं, तुरंत अलर्ट हो जाते हैं, क्योंकि इतना तेज धुआं निकल रहा था कि किसी को भी लगता है कि कुछ तो अनहोनी अशरफी प्रसाद जी के घर में जो है हो चुकी है। अब मोहल्ले के लोग जो है धुआं को देखकर इनके घर के पास में जो है एकत्रित होते हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग जो है इकट्ठा होते हैं। और आसपास के जो लोग होते हैं, पड़ोसी होते हैं, उनमें से कुछ लोग जो है तत्काल जो अशरफी प्रसाद की बेटी होती हैं अलका, इनको कॉल करते हैं, जो अपने ससुराल में थी, और बताते हैं कि बेटा आपके घर में जो है जोर जोर जो है धुआं निकल रहा है, कुछ अनहोनी हो गई है और आप जल्दी आ जाओ। और उसके बाद में फोन कट करते हैं और तत्काल सूचना फायर ब्रिगेड को देते हैं और पुलिस को देते हैं। सूचना पाकर कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड की गाड़ी और पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंच जाती है। और उसके बाद में फायर ब्रिगेड के जो लोग होते हैं वो घर के अंदर जो आग लगी थी, धुआं निकल रहा था, उस आग को बुझाते हैं। आग जब बुझ जाती है तो फायर ब्रिगेड के कर्मी और पुलिस कर्मी, इनकी जो टीम होती है, ये घर के अंदर घुसते हैं, घर के अंदर का मुआयना करने के लिए कि क्या क्या जल गया है, क्या क्या नुकसान हुआ है, कोई व्यक्ति तो नहीं जल गया है, ऐसा कुछ जो है अपना तस्दीक करने का, अपना मुआयना करने के लिए अंदर जाते हैं। अब पूरा घर टटोलते हैं तो बहुत सारे सामान होते हैं, तितर बितर होते हैं, बहुत सारे सामान होते हैं, ये जल चुके होते हैं, राख बन चुके थे। अब टीम जो है अपना फायर ब्रिगेड की और पुलिस की जब घर के अंदर किचन में जाती है तो देखकर वहां का जो मंजर था, देखकर जो है पुलिस और फायर ब्रिगेड टीम के जो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि किचन के अंदर एक महिला की डेड बॉडी पड़ी थी। और पुलिस को और फायर ब्रिगेड की टीम को हैरानी इस बात की हो रही थी कि जो महिला की डेड बॉडी थी वो जली हुई नहीं थी, बिल्कुल साफ सुथरी थी, लेकिन खून से लथपथ थी। बॉडी में कई जगह जो है चाकुओं के गहरे निशान लगे हुए थे। इस बात से पुलिस ज्यादा हैरान थी कि घर में आग लगी हुई थी
अगर मौत हुई भी तो जलकर होना चाहिए था। जलकर होती तो समझ में आता कि भाई घर में इतनी तेज भीषण आग लग गई थी और डेड बॉडी जो है यानी व्यक्ति के महिला की जो है जलकर मौत हो गई। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। महिला को आग का जो है कोई निशान ही नहीं था कि महिला कहीं भी जली हुई है, बल्कि उसका कत्ल हुआ था। अब जो पड़ोसी होते हैं, मोहल्ले के लोग होते हैं, पुलिस की टीम उनको अंदर 2-4 लोगों को बुलाती है, पूछती है कि ये महिला कौन है, पहचानो। तो मोहल्ले के लोग उन्हें पहचानते थे। वो अशरफी प्रसाद जी की पत्नी थी, सुशीला देवी। अब मोहल्ले के लोग बताते हैं कि ये तो घर की मालकिन है, सुशीला देवी। अब पुलिस जो है जो परेशान हो जाती है कि आखिर जो है किसने इनका कत्ल किया, क्यों किया, कौन लोग हैं जिन्होंने कत्ल कर दिया। और पुलिस को अब जब ये पता चल जाता है कि ये घर की मालकिन है सुशीला देवी और इनका कत्ल हुआ है, और कत्ल के साथ साथ जब आग लगी हुई थी, इतने भीषण आग लगी हुई थी, तो इन सभी चीजों को कंबाइन करके पुलिस को तुरंत पता चल जाता है कि अपराधी जो भी हो वो पहले घर के अंदर आए हैं, सुशीला देवी का कत्ल किए हैं, और जिस प्रकार से घर के अंदर सामान तितर बितर पड़ा हुआ था उसको देखकर जो है पुलिस को अंदाजा होता है कि यहाँ पे लूटपाट हुई है। और उसके बाद में जो है घर के अंदर आग लगाकर अपराधी यहाँ से फरार हो गए हैं। अब पुलिस को लगभग ये आशंका होती है, आशंका क्या एक हिसाब से कंफर्म हो जाता है कि ऐसा ही कुछ इस घटना को अंजाम दिया गया है। तब तक घटनास्थल पर जो जिले के पुलिस के जो है आला अधिकारी होते हैं वो भी वहां पहुंच जाते हैं मौके पर। अपना जो फॉरेंसिक टीम होती है, एसओजी टीम होती है, वो भी घटनास्थल पर पहुंच जाती है। सब अपने अपने स्तर से जो है मौके पे मुआयना करने में जुटे होते हैं। फॉरेंसिक टीम होती है वो अपना जो साक्ष्य वगैरह एकत्रित करना होता है वो करते हैं। उसके बाद में जो है मौके पे घटनास्थल पे कुछ लोगों से पुलिस अपना पूछताछ करती है मौके जो घटना के बारे में, लेकिन किसी प्रकार का कोई क्लू नहीं मिलता है। उसके बाद में पुलिस जो है सुनीता देवी की डेड बॉडी को अपना जो स्थानीय स्तर का कागजी कार्रवाई होता है, पंचायतनामा वगैरह करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। और उसके बाद पुलिस की टीम, अब चूंकि पुलिस के लिए ये कांड जो हुआ है, ये जो घटना घटी थी, ये बहुत ज्यादा एक चुनौतीपूर्ण थी कि एक मोहल्ले में दिन दहाड़े घर के अंदर घुसकर एक महिला का कत्ल करना, घर में आग लगा देना और मुजरिम जो भी अपराधी है, आरोपी है, उसका फरार हो जाना और किसी प्रकार का कोई सुराग ना छोड़ना, इससे पुलिस जो है बहुत हैरान हो जाती है। बहुत चुनौतीपूर्ण ये घटना होती है। अब जब सुनीता देवी की डेड बॉडी को पुलिस जो है अपना पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, उसके बाद में जो है जांच पड़ताल में जुट जाते हैं। अब जांच पड़ताल में जब जुट जाते हैं तो सबसे पहले जो सुनीता देवी की बेटी होती हैं, परिवार के आसपास के जो लोग होते हैं, मोहल्ले के लोग होते हैं, जो खास बिल्कुल आसपास में होते हैं, उन लोगों से पुलिस एक एक करके जो है पूछताछ करती है, घटना के बारे में पता लगाने का हर संभव प्रयास करती है। लेकिन किसी से कुछ जो है सुराग मिलता नहीं है, बल्कि जो आस पड़ोस के लोग होते हैं यही बताते हैं कि जो है सुनीता देवी बहुत ही जागरूक महिला थी और वो घर से बाहर बहुत कम निकलती थी। कोई अजनबी अगर घर पर आता था तो दरवाजा नहीं खोलती थी, बल्कि बालकनी से ही बातचीत करके उसे वापस भेज देती थी। लेकिन जब कोई खास होता था जिसको जानती थी, नजदीक से जानती थी, उसी के लिए दरवाजा खोलकर अंदर बैठाती थी। पुलिस को ये जानकारी हो गई थी, बाकी कोई क्लू नहीं मिला। उसके बाद में टीम फिर घर के अंदर जाती है, वहां फिर से एक बार मुआयना करती है, तो वहां पुलिस को नजर आता है कि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। अब पुलिस को लगता है कि हाँ, कुछ अगर घटना घर के अंदर घटी है और जो भी हलचल घर के अंदर हुई है वो जो है इस सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया होगा। अब पुलिस जो है जो सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर होता है वो तलाशने का प्रयास करती है, तलाशती है, तो पता चलता है कि अपराधी जो भी हों वो बहुत ही शातिर और चालाक थे और इस घर के बारे में उनको अच्छी जानकारी थी, क्योंकि वहां पर जो सीसीटीवी का डीवीआर होता है वो भी गायब था। अपराधी साथ में लेके गए थे, डीवीआर जो है नहीं मिलता है।
अब पुलिस और जो है पता लगाने का प्रयास करती है, घर में और भी छानबीन करती है। तो जो डाइनिंग टेबल थी, डाइनिंग टेबल पर पुलिस को दिखाई देता है कि एक ट्रे रखा हुआ है, ट्रे के अंदर एक प्लेट में बिस्किट रखा हुआ है और टेबल पे 5 गिलास पानी रखा हुआ है। अब पुलिस को ये भांपते हुए देर नहीं लगता है कि जैसा पड़ोसी बताए थे कि जो सुनीता देवी थी काफी जागरूक थी, बिना जान पहचान के किसी को अंदर नहीं आने देती थी, बाहर से ही बालकनी से बात करके वापस कर देती थी। अब पुलिस को ये समझ में आ गया कि यहाँ पे कोई इस घटना से संबंधित जो भी अपराधी है कोई खास ही है, घर से जुड़ा हुआ है, नातेदार रिश्तेदार जो भी हो, बहुत ही करीबी ही जो है इस घटना को अंजाम दिया है, अपराधी वही है, कोई बाहरी नहीं है इसमें। क्योंकि जो टेबल पे 5 गिलास पानी रखा हुआ था और बिस्किट रखा हुआ था, पुलिस ये देखकर तुरंत अंदाजा लगा लेती है कि कुछ खास लोग नातेदार रिश्तेदार में से आए थे। सुनीता देवी जो है उनको बिस्किट दी और 5 गिलास पानी दी। इसका मतलब अपराधी 1-2 नहीं थे बल्कि 5 लोग थे। पुलिस ये भी भांप जाती है। और पानी देने के बाद सुनीता देवी किचन में गई होंगी चाय वगैरह बनाने के लिए, और पीछे से अपराधी जो है किचन में गए और सुनीता देवी पे जो है चाकुओं से वार करके जो है उन्हें मौत के घाट उतार दिए। और उसके बाद घर के अंदर जो कीमती सामान थे उनका लूटपाट किए और उसके बाद घर के अंदर आग लगा के और अपराधी फरार हो गए। ये पुलिस को समझ में आ जाता है, लेकिन कोई क्लू मिलता नहीं है पुलिस को। अब पुलिस जो है जांच पड़ताल आगे बढ़ा रही होती है, जांच पड़ताल कर रही होती है, पुलिस को कोई क्लू नहीं मिलता है। इसी बीच सुनीता देवी की जो बेटी होती हैं अलका पुलिस के पास पहुंचती हैं और पुलिस को बताती हैं कि सर, जिस दिन ये घटना घटी है 30 मई को दोपहर में, उस समय किसी का फोन मेरे पास में गया था और जो है मुझे फोन करके बताया गया कि घर के अंदर धुआं निकल रहा है, आग लगी हुई है और तुम जल्दी से आ जाओ। और उसके बाद फोन कट गया था। अब किसका फोन था ये पता नहीं। उसके बाद मैं यहाँ पे आई तो देखी आप लोग यानी फायर ब्रिगेड की टीम, पुलिस की टीम और घटना स्थल पर जो पड़ोसी होते हैं, मोहल्ले के लोग होते हैं, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर इकट्ठा थे। अब अलका जब ये बात पुलिस को बताती हैं तो पुलिस को लगता है कि अलका जो है सुनीता देवी और सटफी प्रसाद की बेटी हैं और घर के अंदर कोई नजदीकी व्यक्ति ही आ सकता है, कोई बाहरी अजनबी आ नहीं सकता है क्योंकि वो दरवाजा ही नहीं खोलती थी। तो नजदीकी सबसे ज्यादा सुनीता देवी या इस घर का कौन हो सकता है, ये अलका से पता चल सकता है, पुलिस को ऐसा लगता है। उसके बाद पुलिस अलका से सवाल करती है कि बेटा, आपकी माँ का सबसे ज्यादा या इस परिवार का सबसे ज्यादा करीबी कोई हो तो बताइए, जो ज्यादा इस घर में आता जाता रहा हो, जिसपे आपकी माँ विश्वास करती रही हो, आपके पिताजी विश्वास करते रहे हो, ऐसा किसी पे कोई जो है जानकारी हो तो इसकी जो है जानकारी दीजिए। तो अलका देवी जो है यही बताती हैं कि सर, आते तो कई लोग थे लेकिन एक लड़की है, लड़की क्या औरत है, जो घर पर जो है ज्यादा आती थी माताजी से मिलने के लिए। अब पुलिस को लगता है कि हाँ, कुछ जो है जो जांच पड़ताल है वो जो है अब आगे बढ़ जाएगी, ऐसा पुलिस को लगता है जब अलका देवी ये बताती हैं। अब पुलिस पूछती है कि वो कौन महिला है, कौन औरत है, तो सीधा बताती है कि कुमारी स्नेहा उर्फ रिंकी नाम है और ये जो है भाभी की छोटी बहन है। भाभी यानी अशरफी प्रसाद और सुनीता देवी की जो बहू है, बहू की छोटी बहन, ये जो है बार बार मिलने आती थी और माता जी की काफी करीब थी और काफी विश्वसनीय थी। अब जब ये जो है जानकारी पुलिस को होती है तो पुलिस को तत्काल रिंकी पे जो है संदेह हो जाता है। रिंकी की एज करीब 34 साल, क्योंकि रिंकी जब भी आती थी यहाँ पर तो वो अकेली नहीं आती थी बल्कि उसके सेकंड पति साथ में थे, वो भी आते थे, जिसका नाम था आरिफ नैयर उर्फ आर्या, जिनकी उम्र 30 साल। पहले रिंकी की शादी हुई थी तो पति से नहीं पड़ती थी तो दूसरी शादी कर ली थी, दूसरे पति का नाम आरिफ नैयर उर्फ आर्या जो 30 साल के थे। तो जब भी ये सुनीता देवी से मिलने के लिए आती थी तो जो इनका पति था आरिफ नैयर, ये भी आता था।
मिलने जुलने के लिए। और स्नेहा जब भी आती थी रिंकी, वो काफी सुनीता देवी के साथ और सिद्धि प्रसाद जी के साथ जो है काफी घुली मिली थी। घर के अंदर क्या क्या सामान है, कहाँ क्या रखा हुआ है, आ, इन सारी चीजों के बारे में अच्छी जानकारी थी, क्योंकि सुनीता देवी का जो है हाथ वो बटाती थी घर के कामों में। कभी खाना बनाने में आती थी, हाथ बटाती थी, घर के कार्यों में भी हाथ बटा लेती थी, तो उसको सारी जानकारी थी घर के बारे में, घर की स्थिति के बारे में, ये सारी जानकारी थी रिंकी को। अब पुलिस को जब रिंकी के बारे में अलका से पता चलता है, तो पुलिस जो है अलका से रिंकी का फोन नंबर ले लेती है, फोन नंबर मांग लेती है, क्योंकि पुलिस को यह लगता है कि जो है और कई लोग जो है बता रही हैं कि जो है यहाँ आते जाते थे, करीबी थे, लेकिन सबसे ज्यादा रिंकी ही आती थी, जो माता जी के यानी सुनीता देवी के, सुशीला देवी के ज्यादा करीबी थी। तो संदेह सबसे ज्यादा पुलिस को जो है सिर्फ अलका पे, अपना जो रिंकी होती है रिंकी पे ही जाता है। लेकिन पुलिस को लगता है कि डायरेक्ट संदेह के आधार पे किसी को इस घटना में किसी का नाम शामिल करना ये ठीक बात नहीं, जब तक छोटा ही सही कोई प्रमाण या नहीं मिल जाता है। तो इसीलिए पुलिस अलका से जो है रिंकी का फोन नंबर ले लेती है, और उसके बाद में पुलिस जो है 30 मई को दोपहर जिस समय ये घटना घटी थी, आग लगी थी, और पुलिस की टीम, फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर मौके पे आई थी, उससे करीब 2-3 घंटा पहले का जो है और उस समय तक का, यानी 2-3 घंटे के बीच का जो है पुलिस अपना जो घटना वहां का जो है डंप डाटा होता है, लोकेशन, मोबाइल का लोकेशन निकलवा लेती है मोबाइल कंपनी से, जब किसी प्रकार का कोई क्लू नहीं मिलता है तब। अब उसमें दिखाई देता है कि उस दिन जो है वहां पर आसपास में बहुत सारे नंबर थे, क्योंकि मोहल्ला था, लेकिन पुलिस को तलाश होती है उन सभी नंबर्स में से क्या अलका का नंबर भी इसमें है। अब पुलिस जब बारीकी, सैकड़ों नंबर थे, अब पुलिस जब बारीकी से तलाश करती है तो पुलिस को जो संदेह था वो सही साबित होता है। उन सभी में जो है एक अलका का भी नंबर होता है, और अलका का नंबर जिस समय से जो है अपना लोकेशन निकलवाए थे, डाटा निकलवाए थे, उस समय से वो कंटिन्यू चालू रहता है। लेकिन जिस वक्त पुलिस के लोग जो है पहुंचे थे वहां पर, और फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची थी, उस समय तक मोबाइल नंबर जो है यानी उसका जो लोकेशन होता है वो दिखाना बंद कर दिया था, यानी एक हिसाब से स्विच ऑफ हो गया था मोबाइल। और पुलिस को अभी तक इन पे संदेह था, लेकिन अब लगभग यकीन हो गया था कि कहीं ना कहीं इस घटना में रिंकी का हाथ जरूर है, या रिंकी इस घटना में शामिल है, और यह अकेली नहीं है बल्कि इसके साथ और भी लोग शामिल हैं, क्योंकि पुलिस को संदेह था कि इसमें 5 लोग हो सकते हैं, क्योंकि 5 गिलास पानी रखा था, इसी से पुलिस को लगता है। तो इसमें एक रिंकी रही होगी और 4 और, पुलिस को ये लगता है। अब उसके बाद में पुलिस जो है रिंकी का पता लगाना शुरू कर देती है, रिंकी की तलाश में जुट जाती है, क्योंकि आगे की जो जानकारी है वो रिंकी ही बता सकती थी। अब पुलिस जब तलाशने लगती है रिंकी को, तो सबसे पहले फोन करती है उनको, तो रिंकी को, तो रिंकी का जो फोन होता है वो बंद रहता है। तो सिंपल सी बात है, अपराधी का फोन नंबर तो बंद रहेगा ही। अब पुलिस मात्र 24 घंटे के अंदर जो रिंकी होती हैं, स्नेहा और रिंकी, सुनीता देवी के बहू की छोटी बहन, इनको, और प्लस जो इनका पति होता है आरिफ नैयर, इन दोनों को पुलिस जो है रामगढ़ से ही हिरासत में ले लेती है, गिरफ्तार कर लेती है, और उसके बाद थाने में लेके आते हैं, पूछताछ करना जब शुरू करते हैं, तो पहले तो ये लोग इधर उधर की बात बताते हैं, लेकिन पुलिस जब इनके सामने यानी रिंकी के सामने जब उसके मोबाइल का जो डंप डाटा होता है, अपना लोकेशन होता है, उसका जो डिटेल होता है, वो जब रख देती हैं, तो इनके पास बहाना बनाने के लिए कुछ नहीं बचता है, और पुलिस के सामने ये अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। और कबूल करके जो है इस घटना से पहले, इस घटना को अंजाम क्यों दिया और घटना से पहले इन लोगों ने क्या क्या किया, पुलिस के सामने पूरी कहानी को बयां कर देते हैं। और जो कहानी का खुलासा ये लोग करते हैं, ये सुनकर
जो है पुलिस भी हैरान रह जाती है। मामला कोई बड़ा नहीं होता है, सिर्फ लूटपाट का ही होता है, धन संपदा से संबंधित ही मामला होता है। सिर्फ लालच में आकर, धन के लालच में आकर इतनी बड़ी घटना को इन लोगों ने अंजाम दिया। तो जो ये कहानी का खुलासा करते हैं ये इस प्रकार से है कि रिंकी जो है ये सुनीता जी के पास में आती थी अपने पति के साथ में, और सुनीता के काफी क्लोज थी, अशरफी प्रसाद जी के भी काफी क्लोज थी। और ये अशरफी प्रसाद जी उनकी पत्नी, ये दोनों जो है रिंकी पे काफी विश्वास करते थे। और अशरफी प्रसाद जी सरकारी जॉब में थे, सर्विस में थे, परिवार में ज्यादा लोग थे नहीं, तो इनके पास धन संपदा बहुत था। घर के अंदर कई सारे चांदी के बर्तन थे, चांदी और सोने के कई सारे जो है अपना जो जेवर होते हैं वो थे, और भी घर के अंदर बहुत सारे कीमती सामान थे। लेकिन जो रिंकी और इसका पति आरिफ नैयर थे, ये अपना आर्थिक रूप से इनकी माली स्थिति थी और उसे दूर करना था। कमाई तो करते थे लेकिन कमाई ज्यादा हो नहीं पाती थी, तो इनकी आर्थिक तंगी जो थी वो दूर नहीं हो पाती थी। अब यहाँ आके ये पति पत्नी ये देखते थे ये घर के अंदर ये रहने वाले यहाँ कोई ज्यादा नहीं, मात्र 3 लोग, धन संपत्ति बहुत ज्यादा। तो कई बार जो है रिंकी सुनीता देवी से और अशरफी प्रसाद जी से जो है आर्थिक सहयोग भी मांगा। तो आर्थिक सहयोग मांगी तो कई बार उन्होंने आर्थिक सहयोग दिया भी, लेकिन सहयोग में के रूप में चंद पैसे रुपए, जो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर था एक हिसाब से। उससे इनकी जो तंगहाली थी वो दूर हो नहीं सकती थी। अब एक दिन जो है जब इनकी तंगहाली नहीं दूर होती नजर आई, दिखी, दूर दूर तक इन्होंने जो है अपना सेंस लगाया, दौड़ाया, तो एक दिन ये पति पत्नी रिंकी और आरिफ नैयर ये दोनों जो है आपस में सलाह करते हैं कि अशरफी प्रसाद और सुनीता देवी, घर में ज्यादा लोग हैं नहीं, एक हिसाब से मात्र 2-3 लोग ही साथ में रहते हैं, धन संपदा इतना ज्यादा है, ये करेंगे क्या इतना, मांगने से देंगे नहीं, तो ऐसा करते हैं कि इसको किसी तरीके से जो है पूरा अपने पास ले लेते हैं। तो जैसे बताया मांगने से तो कोई इतना धन जो है देगा नहीं, पहले भी मांग चुके थे सहयोग, तो सहयोग के रूप में जो है चंद पैसे मिले थे, ऐसा ही कुछ मिलेगा। तो ये लोग प्लान बनाते हैं पहले कि ऐसा कि किसी तरीके से जो है इन हाथ साफ कर दे, यानी चोरी कर ले जो है। अब ये लोग सोचते हैं कि चोरी करेंगे कैसे, चोरी करेंगे तो ये लोग देखेंगे, और अपने देखते में जो है कोई अपने घर के अंदर चोरी करने देगा क्या, और जबरदस्ती अगर इनसे छीनते हैं तो भी उसे हजम नहीं कर पाएंगे, मामले का खुलासा हो जाएगा, पुलिस में जाएगा, पकड़े जाएंगे, जेल जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। अब ये पति पत्नी जब चारों तरफ से अपना संस दौड़ाते हैं, कहीं से कोई रास्ता नजर नहीं आता है, तो इनके अंदर जो है गलत ख्यालात आ जाते हैं सुनीता देवी और उनके परिवार के प्रति, उसी धन के लालच में कि किसी तरीके से जो कीमती सामान, जेवर और जो है कीमती बर्तन है उनको हथियाना है, उनको जो है अपने पास लाना है, क्योंकि इतने सारे सामान अगर मिल जाते हैं और इनको बेच डालते हैं तो ये लाखों में बिकेंगे और हमारी जो तंगहाली है वो दूर हो जाएगी। इसीलिए इनके नीयत खराब हो जाती है। अब जब चारों तरफ से ये दिमाग दौड़ा लेते हैं, कहीं से कोई जो है तरीका नजर नहीं आता है, तो बुरे ख्यालात आ जाते हैं कि ऐसा करते हैं कि इन लोगों को जो है रास्ते से ही हटा देते हैं, घर के अंदर एंटर करते हैं, आराम से चलते हैं। वैसे तो ये लोग जो है अपना सामान को लेने नहीं देंगे, तो इन लोगों को वहीं पर खलास कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। उसके बाद घर के अंदर जो भी सामान है उसको चुपचाप लेके चले आएंगे, अपना बेचकर अपना तंगहाली दूर हो जाएगी। परिवार में और ज्यादा सदस्य नहीं है तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। जब ये बात इन दोनों पति पत्नी को कंफर्म हो जाती, क्लियर हो जाती है, यानी रिंकी और आरिफ नैयर को जब ये क्लियर कर लेते हैं कि अब इन तीनों लोगों को, सुशीला देवी, अशरफी प्रसाद और उनकी नातिन को रास्ते से हटा के मार के जो भी उनके घर के अंदर धन संपदा है ये सब चीज जो है ले लेना है, और इसी से जो अपनी तंगी है, तंगहाली है, उसे दूर करना है। उसके बाद जो है रिंकी के पति आरिफ नायर ये जो है इस कार्य में जो है अपने 3 और दोस्तों को शामिल कर लेते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि 2 लोग मिलकर इस कार्य को अंजाम नहीं दे पाएंगे, तो 3 दोस्तों को और शामिल कर लेते हैं
एक का नाम होता है अशरफ अली, उम्र 21 साल, पिता का नाम अकबर अली, और ये निवासी होते हैं रहमत नगर, चितरपुर, थाना रजरप्पा, रामगढ़, झारखंड। ये रामगढ़ जी ही जिले के जो है रहने वाले होते हैं अशरफ अली। और दूसरा नाम होता है कासिफ मून अमीन, एक ये, और तीसरा होता है अंकित उर्फ अनिकेत कश्यप। ये 3 दोस्तों को और शामिल कर लेते हैं और इन तीनों दोस्तों को यही ऑफर देते हैं कि जब ये धन इनको मिल जाएगा इन तीनों के मतलब कत्ल के बाद में, तो उसमें से इन तीनों को भी हिस्सेदारी दी जाएगी। ये जब कंफर्म हो जाता है और ये तीनों एग्री हो जाते हैं, इस कार्य में जो है सहमति दे देते हैं, तो अब इन 5 लोगों की टीम बन जाती है। अब जब 5 लोगों की टीम बन जाती है, उसके बाद इस कार्य को किस डेट को, किस दिन को और किस समय अंजाम दिया जाए, इसके लिए जो है अपना डेट सुनिश्चित करते हैं, दिन सुनिश्चित करते हैं। 29 मई 2024 दिन बुधवार ये सुनिश्चित हो जाता है। अब जब ये सुनिश्चित कर लेते हैं तो फिर ये 5 लोग मिलकर जो है ये तीनों लोगों का कत्ल और ये जो कार्य करने वाले थे, ये षड्यंत्र जो उनका था, जो ये घटना को घटित करने वाले थे, ये इन 5 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुका था। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब 29 मई 2024 डेट सुनिश्चित कर लिए कि इस दिन जो है इस घटना को अंजाम दिया जाएगा, उससे पहले कई दिन अलग अलग जगहों पे 5 लोग मिलकर जो है रिहर्सल भी किए कि इस घटना को कैसे अंजाम दिया जाएगा। यानी वहाँ कैसे पहुँचेंगे तो घर के अंदर कैसे एंटर करेंगे, घर के अंदर एंटर करेंगे तो फिर पहला कदम हमारा क्या होगा, और उसके बाद इन तीनों लोगों को कैसे रास्ते से हटाएंगे, कैसे वहाँ से जो रुपए पैसे हैं, जेवरात हैं, महंगे सामान हैं, उनको एकत्रित करके कैसे वहाँ से लेके जो है बाहर निकलना है, कैसे फरार होना है और क्या क्या करना है, इन सभी चीज़ों का कई बार जो है रिहर्सल करते हैं। और जब रिहर्सल इनका कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में 29 मई को जो है ये लोग यहीं पहुँचते हैं पूरे तैयारी के साथ विद्यानगर। अब यहाँ पहुँचते तो हैं, लेकिन उस दिन किसी कारणवश इनका जो कार्य होता है मिस हो जाता है, नहीं हो पाता है। अब जब नहीं हो पाता है तो ये 5 लोग जो है, जो अशरफ अली होते हैं, इनके घर चले जाते हैं 29 मई को और वहीं रहते हैं, रात वहीं बिताते हैं। और फिर दूसरे दिन 30 मई 2024 को दोपहर के समय वही 12 बजे के आसपास में ये 5 लोग एक 4 व्हीलर गाड़ी से जो है फिर से विद्यानगर पहुंचते हैं और यहाँ जो सुशीला देवी का घर होता है वहाँ जाते हैं। तो 4 व्हीलर गाड़ी जो सुशीला देवी का घर होता है वहाँ से कुछ ही दूरी पे खड़ा कर देते हैं और उसमें से सिर्फ 2 लोग उतरते हैं, एक अपना स्नेहा उर्फ रिंकी और दूसरा उनके पति आरिफ नैयर। ये 2 लोग उतरते हैं। इन दोनों लोगों को सुशीला देवी पहले से पहचानती थी और वहाँ जाते हैं, दरवाजे पे डोरबेल बजाते हैं और उसके बाद में जब सुशीला देवी आती हैं, इन दोनों को देखती हैं तो जो है दरवाज़ा खोलती हैं। उसके बाद ये लोग अंदर जाते हैं, देखते हैं तो उस दिन सुशीला देवी अकेली होती हैं क्योंकि उनके पति अपनी नातिन को लेके किसी काम से कोलकाता गए हुए थे। ये जानकारी रिंकी और उनके पति को नहीं थी, लेकिन उस दिन अचानक जब घर पर पहुंचे तब उन्हें पता चला, इस कार्य को अंजाम देने के लिए पहुंचे तब पता चला कि वो नहीं है, सुशीला देवी अकेले घर पर हैं। अब वहाँ जब पहुंचे घर के अंदर तो एक टेबल पर बैठते हैं, सोफा पड़ा रहता है, सोफे पर बैठते हैं, वहीं टेबल पड़ी होती है। सुशीला देवी कहती हैं कि ठीक है तुम दोनों लोग बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। अब सुशीला देवी पानी लेने चली जाती हैं। उसके बाद में जो है जब वो पानी लेने चली जाती हैं उसी समय जो आरिफ होते हैं वो घर से बाहर जाते हैं और 4 व्हीलर कार के अंदर जो इनके 3 दोस्त होते हैं, अशरफ अली, कासिफ मोन और अंकित, इन तीनों को भी बुला लाते हैं। अब ये टोटल 5 हो जाते हैं, वहाँ बैठते हैं। सुशीला देवी आती हैं, एक ट्रे में बिस्कुट लेके आती हैं, टेबल पे रखती हैं। 5 लोगों के लिए जो है 5 गिलास में पानी भर के रखती हैं और बोलती हैं कि ठीक है तुम लोग पानी पियो और मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। और उसके बाद वो किचन में चली जाती हैं। अब जब वो किचन में चली जाती हैं तो ये 5 लोग एक दूसरे को इशारा करते हैं और उसी इशारे के साथ जो है ये लोग भी किचन के अंदर चले जाते हैं। अब किचन में जब जाते हैं तो वहाँ सुशीला देवी चाय बना रही होती हैं और षड्यंत्र के अनुसार से जिस प्रकार से ये रिहर्सल किए थे उस अनुसार से
एक लोग सुशीला देवी के हाथों को पकड़ते हैं, एक लोग उनका मुंह दबा लेते हैं, एक लोग उनका पैर पकड़ लेते हैं और एक लोग एक के बाद एक कई बार चाकू से करते हैं और सुशीला देवी वहीं लहूलुहान होकर किचन के अंदर गिर जाती हैं और उनकी मौत हो जाती है। और उनकी जब मौत हो जाती है उसके बाद में ये लोग जो है आराम से जो है घर के अंदर जो भी सामान होता है, जेवरात होते हैं, चांदी के बर्तन होते हैं और भी जो महंगे महंगे सामान होते हैं उन सबको एकत्रित करते हैं। एकत्रित करके जो है लाते हैं, बाहर जो इनकी 4 व्हीलर गाड़ी खड़ी होती है गाड़ी के अंदर रखते हैं और आखिरी में जब सारा सामान लेके ये लोग बाहर निकल रहे होते हैं तो घर के अंदर एक पर्दा लगा होता है, उस पर्दे में आग लगा देते हैं और उसके बाद ये लोग बाहर आके अपनी गाड़ी में बैठते हैं, वहां से फरार हो जाते हैं। और इन लोगों के फरार होने के कुछ देर के बाद जो है जो पर्दे में आग लगाए थे वो धू धू करके जो है जलने लगती है, घर के अंदर का सामान जो है जलने लगता है और आग जो है विकराल रूप ले लेती है। अब जब उसमें से धुआं निकलने लगता है तो जो आसपास के लोग होते हैं, मोहल्ले के लोग होते हैं, उनको पता चलता है। उसके बाद ये लोग जो है फायर ब्रिगेड को जो है कॉल करते हैं, पुलिस को कॉल करते हैं और फिर सब आते हैं, मोहल्ले के लोग इकट्ठा होते हैं। यहाँ फायर ब्रिगेड आके जो है अपना आग बुझाता है। आग बुझाने के बाद में सब लोग अंदर जाते हैं, वहाँ सुशीला देवी की डेड बॉडी को किचन में देखते हैं। अब जब ये पूरा जो खुलासा होता है, ये पूरी कहानी जो होती है, ये अपना जो रिंकी और इसके पति आरिफ नैयर होते हैं पुलिस के सामने बयां कर देते हैं। और इसी के साथ साथ ये दोनों पति पत्नी मिलकर जो इनके साथ ये 3 दोस्त इनके शामिल होते हैं, अशरफ अली, काशिफ मोन और अंकित, इनका नाम भी ओपन करते हैं। और उसके बाद पुलिस इन तीनों की तलाश में जुट जाती है। तो जो अशरफ अली होता है इसे कुछ घंटे की ही तलाश में गिरफ्तार कर लेती है और उसके बाद जो अपना काशिफ मोन होता है यह फरार रहता है। इसे पुलिस जो है 6 जून को जो है गिरफ्तार करती है। और जो अंकित होता है 5वां अपराधी, ये कुछ ज़्यादा ही शातिर होता है, इसे पुलिस तलाश करते 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 कई दिन बीत जाते हैं, करीब 15 दिन बीत जाते हैं। उसके बाद 17 जून 2024 को जो है पुलिस इसे भी गिरफ्तार कर लेती है। झारखंड का एक जिला है गढ़वा और गढ़वा जिले का एक मोहल्ला है जिसका नाम है संगत टॉक मोहल्ला, यहाँ से जो है गिरफ्तार करती है। और उसके बाद में पुलिस जो है जब इन 5 लोगों को गिरफ्तार कर लेती है उसके बाद पुलिस जो है जिस घटना को ये लोग अंजाम दिए थे उस घटना को ध्यान में रखते हुए जो सुसंगत धाराएं होती हैं उन धाराओं में इन 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करते हैं और केस दर्ज करने के बाद इन्हें स्थानीय अदालत में पेश करते हैं और वहां से इन्हें जेल भेज दिया जाता है। और पुलिस आगे की जो जांच पड़ताल होती है, आगे की जो कानूनी कार्रवाई होती है, पुलिस उसमें जुट जाती है। तो दोस्तों आज की यही कहानी है। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे अगले दिन एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।